बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और आते साथ ही क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि आखिरकार जो लोग मायूस होकर सो गए थे जल्दी, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान जो पहला T20 जो है वो जीत चुका है। अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा बेहतरीन मैच था। क्या बैटिंग की, हम बैटिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि मुसलसल फ्लॉप हो रही है। क्या बात है, 150 रन तो दोनों ने बना दिए, बाबर आजम ने और रिजवान ने। क्या बात है। अच्छा, वैसे सारों को यही था कि नहीं जीतेंगे, उन्होंने सारों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब मजीद आप हमारे खिलाफ हम मजीद इंसल्ट अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो चलो भाई अब T20 सीरीज जो है ना, इसमें हम कम बैक करते हैं। और वाकई में शाहीन जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना, पलट के झपटना, पलट के उन्होंने वार किया। तो यकीनन ये एक अच्छा मैच था, रात को देखने में मज़ा भी आया। जो लोग रात जल्दी सो गए थे क्योंकि वो अब सुबह उठे हैं, तो उनको हम बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान जीत गया। अब आपने दूसरा मैच जो है ना वो लाजमी देखना है, क्योंकि हमने तो ये उम्मीद रखनी है पाकिस्तान जीतेगा। वो खैर शाम 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे मैच के ऊपर कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, मजीद किस बेहतरी की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे कि ईद भी है और कोरोना वबा एक बार फिर बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। और मुस्बत केसेस की शरह 2 माह बाद कल 6% से बढ़ गई थी, आज फिर कुछ कम हुई है, 5.65% है, लेकिन वो उसके आसपास ही है। केसेस बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे केसेस, लेकिन बढ़े हैं। सिर्फ एक माह के दौरान अगर बात करें तो मुल्क में कोविड के फाल केसेस की तादाद में तकरीबन 30% इजाफा हो चुका है। और NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर, वो खबरदार करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वायरस जो है उसके फैलने का खदशा बढ़ रहा है। अच्छा, अब हमें ईद की छुट्टियों में बेतहाशा एहतियात की ज़रूरत है, छुट्टियों में भी बेतहाशा एहतियात की ज़रूरत है। उससे पहले जो हमने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करनी है उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद से शिमाली इलाका जात की तरफ जाने से गुरेज करने की हिदायत भी की है। असद उमर साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, एहतियात करने की बेतहाशा ज़रूरत है। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और वो चाह रहे हैं कि कई तफरीह मुकामात में जाएं शुमाल में, ऐसा ना हो कि आपकी तफरीह जो है वो लोगों की सेहत की खराबी और खुदा न खास्ता मौत का सबब बन जाए। असद उमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई उन्हें 7 गुना ज़्यादा खतरा है, जबकि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो भी जाए तो इन्फेक्शन शदीद नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो डेल्टा किस्म है वो मकामी सतह पर उसकी मुंतकली शुरू हो गई है, जो कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और बात करें कोवैक्स की, तो पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1.24 मिलियन डोजेस फराहम कर रहा है। अच्छा, वो आज इस्लामाबाद जो हैं पहुँच जाएंगी और मज़ीद डोजेज़ जो हैं वो आ रही हैं। और हमें जो वैक्सीन डोजेज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें किसी कमी का सामना नहीं है। ये गवर्नमेंट बार बार कह रही है और अब जो नई खेप आई जा रही है उससे मज़ीद इजाफा हुआ जा रहा है। और हम 5 लाख से ज़्यादा अब वैक्सीन डोजेज़ जो हैं यानी कि वैक्सीन हैं वो एक दिन में अब लगा। बिल्कुल ऐसी है। और उसके अलावा ये कि जिस तरह सूरत हाल है, तो आप लोग भी जल्द अज जल्द जाएँ और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हम सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। NCOC ने वैक्सीनेशन ना कराने वाले लोग जो हैं उनसे कहा है कि छुट्टियों में वो शिमाली इलाका जात का रुख ना करें, अपील की है। क्या हुकूमत को इस मामले पर सख्ती से नोटिस नहीं लेना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में बहुत सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि देखें हालात तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं और हम बड़ी मुश्किल से, जिसको हम 3rd वेव कहते थे, उससे कुछ किसी कदरे बाहर आए थे। तो अब क्योंकि लोगों ने उस वक्त जब 3rd वेव को के बाद रिलैक्स की गई थी SOPs को, जी, तो लोगों से उम्मीद की गई थी कि लोग एहतियात करेंगे और लोग इस बीमारी की ओनरशिप लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुमाली इलाका जात में और खासकर GB में, जहाँ पॉजिटिविटी रेट 1-2% था, वहाँ 27-28% तक पहुँच गया, क्योंकि लोग गए ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा हजूम चला गया। और जहाँ पे 10 लोगों की गुंजाइश थी वहाँ 20 लोग ठहरे, और जहाँ जिस होटल में 20 लोग बैठ सकते थे वहाँ 40 बैठे। जिस बस पे 20 लोगों की
गुंजाइश थी, वहाँ भी 30 से 35 ने सफ़र किया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। मैं समझता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं थे, तो और ऊपर से डेल्टा वेरिएंट जो भारत का वेरिएंट है जिसका लगाव भी ज़्यादा है वो मौजूद है हमारे दरमियान और बड़ी मकदार में मौजूद है तमाम शहरों में। तो ज़ाहिर है उसका मतलब ये है कि वायरस बहुत अपने आप को ताकतवर कर चुकी है और बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे को लगती है और नुकसान पहुँचाने की भी अहलियत उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही तफरीह के लिए भेजा जाए और वहाँ तफरीह वाली जगहों पे फ़िलहाल सख्ती से अमल दरामद किया जाए, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क को। अच्छा डॉक्टर साहब, असद उमर साहब ने ये कहा कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं अफराद जिनको दोनों डोजेज़ लग गई हैं उनमें कोरोना होने का इम्कान वैक्सीन ना लगाने वालों से 7 गुना कम है। और अगर हम देखें ये किस डेटा की बुनियाद पे ये असद उमर साहब कह रहे हैं, क्या दीगर ममालिक में भी हम यही शरह देख रहे हैं? देखें, कोई भी अभी तक वैक्सीन ऐसी ईजाद नहीं हुई जो 100% मुवस्सर हो, जो बीमारी को 100% रोक सके। जहाँ तक हमारी अपनी तहकीक है, कैंसाइनों की एक डोज़ के बाद 75% आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, अलबत्ता 100% आप प्रोटेक्टेड रहते हैं सीरियस बीमारी से। अच्छा। यानी कि अगर खुदा न खास्ता आपको बीमारी वैक्सीन लगाने के बाद हो भी जाती है तो वो बड़ी माइल्ड सी होती है, उसमें आपकी जान जाने का ख़तरा नहीं है, आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती और हॉस्पिटल और आईसीयू में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। तो जहाँ तक जब आप कंपेयर करते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, चाहे वो 1 डोज़ की है, 2 की या 3 डोजेज़ की है, अपना पूरा अमल किया है, तो डेफिनेटली उनका 7 से 8 गुना चांस बेहतर है उन लोगों से जिन्होंने बिल्कुल नहीं लगाई कि उनको बीमारी ना लाहक हो। लेकिन फिर भी उनका चांस है, जैसे मैंने कहा 100% कोई वैक्सीन मुअस्सर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ ममालिक में बाहर के ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस की जा रही है कि तीसरी जो वैक्सीन है या तीसरी बूस्टर वैक्सीन है वो लगाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं, ये करना दानिशमंदी है, ऐसा करने बेहतर होगा ये? लेकिन डेफिनेटली करना पड़ेगा। हमने जो कैंसाइनों की सिंगल डोज वैक्सीन लगाई थी तकरीबन 29,000 पाकिस्तानीज़ में, उनको अब बुला के हम 6 माह बाद एक और डोज़ लगा रहे हैं, यानी कि 1 को 2 में कर दिया है। ठीक है। देखा ये गया है कि 6 माह में वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है और ख़ासकर ऐसे मौके पे कि वेरिएशन भी आई हैं इसके आरएनए में, इसके वायरस के, और साथ म्यूटेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसे पहले B117 आई, अब B1.672.2 जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं वो भी आ गई, गैम्डा भी है, लैम्डा भी है। तो ये सारी वेरिएशंस ने ताकतवर कर दिया है वायरस को और इसमें किसी हद तक हमारी जो एफिकेसी है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव ताकत है वैक्सीन्स की, वो भी किसी हद तक मुतासर हो सकती है। तो इसलिए डेफिनेटली ये सेंसिबल होगा कि जिनको 6 माह हो चुके हैं अगर उनको बूस्टर लगा दिया जाए तो उनकी प्रोटेक्शन इन्हांस हो जाएगी और उसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसा कोई ख़तरनाक किस्म का उनको इफेक्ट का अंदेशा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की। पहले बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, हमारी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा सुस्त थी। अभी चलें, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी या बड़ी बेहतरीन होगी या आइडियल होगी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अगर हम 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डेली लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे, अब आपको क्या उम्मीद है, हम हर्ड इम्यूनिटी कब तक हासिल कर पाएंगे? देखें, इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में अनफॉर्चुनेटली शामिल होता है कि जहाँ वैक्सीन का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है। एक तो सप्लाई लाइन का मसला रहा, दूसरा वैक्सीन खाली तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करती, अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब है वैक्सीन की सप्लाई लाइन मुवस्सर है, कोल्ड चेन उसकी मेंटेन्ड है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे ये लगनी है वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं कि उनको पहले चेक किया जाए वॉलंटियर्स को और उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाए और उनकी फिर वैक्सीन लगाई जाए और फिर उनको ऑब्ज़र्व किया जाए आधा घंटा
और फिर जब वो जाएं तो उनको पता हो कि अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो वापस उधर आ सकते हैं या टेलीफोन पे रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह जो हर्ड इम्यूनिटी है ये कम से कम 80% लोगों को जब लगेगी किसी भी मुल्क में, तो तब हर्ड इम्यूनिटी का हम सोच सकते हैं। और हमारा जो 80% बनेगा वो 16 करोड़ से ज़्यादा लोग बनेंगे। अभी तक कुछ 2 करोड़ के करीब हम पहुंचने वाले हैं, तो अभी काफ़ी दूर हैं। हम इस चीज़ की उम्मीद करें कि हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब हैं। और लोगों के मिसपरसेप्शन जो हैं, जो वैक्सीन के बारे में अबहाम पाए जाते हैं उनके दिमाग में, जो सोशल मीडिया के ज़रिए उनके डाले गए ये पर मिसपरसेप्शन, या हमारे दुश्मन मुल्कों ने डाले सोशल मीडिया को मिसयूज़ करके, या कुछ नादान दोस्तों ने डाले अपनी जस्ट लाइक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, जो झूठ फैलाया गया वैक्सीन के बारे में, उसकी वजह से लोग खुद भी वैक्सीन हेजिटेंसी में मुब्तला हैं। दुरुस्त बात। वो रेजिस्ट करते हैं वैक्सीन लगाना। और फिर दूसरी उनमें जो अमेरिका ने जंग शुरू कर दी चाइनीज़ वैक्सीन के अगेंस्ट, कि सिर्फ स्पुतनिक, सिर्फ फाइजर और मोडर्ना या फाइज़र, और सऊदी अरेबिया में भी, या एस्ट्राजेनेका किसी हद तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हालांकि WHO ने ये तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं, चाइनीज़ वैक्सीन, चाहे वो साइनोवैक है, साइनोफॉर्म या कैनसाइनो, ये तमाम अप्रूव की हुई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तो WHO का फेलियर होगा कि वो अपनी जो अप्रूव की हुई वैक्सीन्स हैं उनकी भी रेट नहीं इन्फोर्स कर पा रही बड़े मुल्कों से। तो ये वैक्सीन वॉर या वैक्सीन जो कंट्रोवर्सी हमने क्रिएट कर दी है कि ये वैक्सीन बेहतर है, वो है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तमाम वैक्सीन जो भी जिसको मिलती है उसको लगवानी चाहिए, और फौरी तौर पे लगवानी चाहिए। उसको इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। और ये बाकी WHO का काम है कि वो इंश्योर करे कि जब हमारा कोई भी पाकिस्तानी लगा लेता है, पूरा कोर्स कर लेता है और वो सर्टिफाइड हो गया है, तो उसको फ्रीली मूव करने दिया जाए पूरी दुनिया में जहाँ वो जाना चाहता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि कभी सऊदी अरेबिया नहीं मान रहा, कभी अमेरिका नहीं मान रहा, कभी यूरोप नहीं मान रहा। तो इस तरह ये कन्फ्यूजन का शिकार करेगी अवाम को। बिल्कुल ठीक है, ये कन्फ्यूजन का शिकार करेगा और ये WHO की ही जिम्मेदारी है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और इकरा बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से कन्फ्यूजन भी फैलती है, लोग लगाते भी नहीं है कि शायद पता नहीं वैक्सीन ठीक है कि नहीं है। हम सब बात कर रहे होते हैं कि हमें पता है कि इंटरनेशनली मामला किस तरह से चल रहे होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स हो रही होती है, तो वैक्सीन के मामले में भी भाई सियासत हो रही है। आप इस तरह की खबरों के ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान में बेहतरीन वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जो वैक्सीन भी आपको मिलती है जाके लाजमी तौर पर लगाएं। जैसा कि WHO ने जो कि अप्रूव किए सब वैक्सीन को जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि वो लगवानी भी आपको चाहिए और उसमें कोई भी शुबा नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दुनिया भर में जिस तरह से हम देखते हैं सयाहत का अगर शुमार जो है वो $बिलियन इंडस्ट्री में होता है और सयाहत के फ़रोग से मुल्क की मईशत में इनकलाब लाया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। सयाहत जो है वो रंगारंग सकाफत के हामिल एक रवादार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसीलिए अब पंजाब हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए मुसलसल अमली इक़दाम। अच्छा, जिसका एक सबूत ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने टूरिज़म सेक्टर के तरक्याती बजट में 231% इजाफा कर दिया, जो कि सूबे में सयाहत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। अच्छा, मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि जी के कल्चर, टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का क़याम सयाहत के फ़रोग की अमली तस्वीर है और टूरिज़म हाईवे की तामीर बुज़दार हुकूमत का आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, हाईवे मरी जो है उसको कोटली सतियाँ और इसके अलावा जो है नाड़ और पंचमीर, बिल्कुल हाँ, उस वाले उन एरियाज़ के साथ खूबसूरती सयाहती जो खूबसूरत सयाहती मकामात और रावलपिंडी है ना उससे मिलाएगी। और फोर्ट मनरो की बात करें तो वहाँ TDCP के जो रिजॉर्ट्स हैं उसमें पंजाब में सयाहत का एक नया बाब खुलने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है, ये सारी सूरत हाल है और इसी पर हम बात कर लेंगे। फिरदौस आशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। पंजाब हुकूमत ने जो सियाहती शोबे के लिए तरक्याती बजट में 231% का इजाफा किया, बहुत बड़ा इजाफा है। ये बजट किन किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन और पेरिस में छुट्टियां मनाने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने जिस तरह जानबूझ के पाकिस्तान को जो कुदरती हुस्न से माला माल था उसको नज़रअंदाज किया
और जो टूरिज्म के साथ जुड़े मौके थे वो ज़ाया किए, और कोई ऐसी पॉलिसी और कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट हिकमत अमली जो है वो सामने ना लाए, जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है वो ना सिर्फ नज़रअंदाज हुआ, बल्कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ कनेक्ट होने में नाकाम रहा। मौजूदा हुकूमत ने जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी, सबसे पहले तो एक कम्प्रीहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी थी, और उस टूरिज्म पॉलिसी को एक इफेक्टिव मैकेनिज्म के तहत ओवरऑल जो है वो लीगल कवर दिया, और एक टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश की, और पंजाब असेंबली से उस हवाले से बाकायदा ठप्पा लगवाया कि हम वो टूरिज्म कल्चर और हेरिटेज के साथ जुड़े जो इनिशिएटिव्स हैं वो तमाम जो अवामी नुमाइंदे उस असेंबली का हिस्सा है वो उसको एंडोर्स करते हैं। इसके साथ टूरिज्म हाईवे जो है वो बनाने जा रही है गवर्नमेंट, और कोटली सतिया के मुकाम पे जो वज़ीर आज़म ने उसको इनागुरेट किया है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिनको मैं दोहराना चाहूँगी। ये जो हाईवे है वो कोटली सतिया पंजपीर के नए खूबसूरत सियाती जो मकामात है उनको कवर करेगी। वादी सून, दाऊखेल, छांगा मांगा और ढोक टलियां समेत ये तमाम जो है वो एक हमारा जोन जो आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको हमने हर हाल में अपग्रेड करना है। किला रोहतास की बहाली और तजीनो राइश, और उसके साथ जो है वो चोलिस्तान के अंदर जो कुदरती हुस्न है उसकी तरफ सियाहों को मुतवज्जो करके वहाँ। अच्छा फिरदौस साहिबा, आप सियाहती मकाम बात कर रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम ईद की बात करें तो ईद पर सियाहत के हवाले से हुकूमत की जानिब से कौन कौन से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं? सियाहत और ईद इसका आपस में चोली दामन का साथ है, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की वबा जो है वो फिर से चौथी लहर जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है, और ये एक दफ़ा फिर हमारे लिए चैलेंज बनने जा रहा है कि हम ये चाहते थे कि ये ईद जो है वो अवाम एक दूसरे से गले मिल के खुशियाँ बांट के अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार के एक दूसरे का ख्याल रख के कुर्बानी की ईद जो है वो अपनी खुशियाँ दूसरों के लिए कुर्बान करने के जज्बे का नाम है। तो जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, अजीज़ों कारब से नहीं मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसको फोकस करना हमारी मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे एंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट्स के अंदर, होटल्स के अंदर, ओवरऑल ओपन ग्राउंड्स और सियाहती मराकज़ के अंदर जो भी किसी टूरिस्ट के लिए बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फैसिलिटेशन हो सकती है, हुकूमत। ठीक है फिरदौस गवान साहब, जनूबी पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो फोर्ट मनरो जैसे सियाहती मकाम को तो फ़रोग दे रही है, जनूबी पंजाब में और भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है, सियाहत पर कितना काम हो रहा है? फोर्ट मनरो में और चोलिस्तान में टूरिस्ट रिजॉर्ट बना के हम टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करने जा रहे हैं। हम वहाँ आने वाले उन सियाहों को अपने सकाफती, मजहबी, तहजीबी और तमदनी जो रिश्ते हैं उनसे जोड़ने जा रहे हैं, और उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके जो हुस्न के साथ जुड़े मुख्तलिफ जो रंग है उन रंगों को वो एक्सप्लोर करें। उन तमाम जो हमारे सियाहती मराकज़ हैं वहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आएँ, और वहाँ हम उनको एक फैमिली के माहौल में वो तमाम एनवायरनमेंट फ्राहम करने जा रहे हैं। जो कोई भी सियाह जो है अपने घर से निकलता है तो अपने जहन में एक ख्वाब लेके निकलता है, हुकूमत पंजाब उनके में सजे, आंखों में बसे हर ख्वाब की। अच्छा फिरदौस साहब, आप सियाहती मकामात पर आपने कहा कि सड़कों की तामीर भी आप लोग कर आ रहे हैं, तो इसके अलावा अगर बात की जाए, इससे हट कर बात की जाए, तो वहाँ आने वाले लोगों को आलमी मयार की सहूलियात भी दी जा सकेंगी? मसलन अगर हम बात करें होटल्स जो हैं वो मयारी होंगे, या केबल कार्स वगैरह, जिस तरह से अगर बात करें एंटरटेनमेंट की उस लिहाज से का जो आइडिया है कि हमें पाकिस्तान के अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थीम पार्क बनाए जाएं डिज्नीलैंड की तर्ज पे। यहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट हो, बूढ़ों के लिए इंजॉयमेंट हो, फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो फूड हंटिंग और अच्छा खाना पसंद करने वाले हैं उनके लिए क्वालिटी फूड और फूड स्ट्रीट के साथ जुड़े मुख्तलिफ जो है वो जायकादार खाने और उसके पैरेलल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर टूरिस्ट चाहता है कि अमन हो, सुकून हो और अच्छे होटल्स हों और उसके साथ पैरेलल स्पोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स हों। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंडस्ट्री बनने जा रही हैं और कोई एक आइसोलेटेड इनिशिएटिव जो है वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ ये तमाम एक पैकेज है। जब तक आप उस पैकेज को प्रॉपरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, सियाहत का जो एक बाब है उसको हम सुनहरे बाब में बदल नहीं सकते। तो यही वो वजह है कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी जो है हमारे जो जनूबी पंजाब के वो हिस्से जो अब तक सियाहों की नज़रों से, टूरिस्टों की नज़रों से उजल रहे, हम उनको तरक्की दे के उनको प्रॉपरली डेवलप करके जो टूरिस्ट हैं उनकी तवज्जो उन इलाकों की तरफ फिरदौस कवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और सयाहत को फ़रोग देने के लिए पंजाब हुकूमत इस वक्त कोशिशें कर रही है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इकरा हमें पता है तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट जो है वो इसको लेके टूरिस्ट खासतौर पर टूरिज़्म के जो स्पॉट्स हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है बेहतर पाकिस्तान में टूरिज्म को मतलब बिल्कुल ऐसी है, तो बिल्कुल हमें उम्मीद है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्क भर की अगर बात करें मवेशी मंडियों की तो रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुके हैं। कहीं हम देखते हैं कि राजनपुरी बकरों की मांग है तो कहीं पर हम देखते हैं कि साहिवाल नस्ल के जो बैल हैं उसके चर्चे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो राजनपुरी बकरे हैं इनकी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड बताएं, लोग खरीदते कितने हैं, लेकिन कोई भी बंदा जाता है पूछता सबसे पहले यही है जी कि राजनपुरी बकरे कितने हैं, वो दिखाएं। बाद में बेशक लें या ना लें, उनके बजट के अंदर आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन जाके पूछते ज़रूर है। और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए अवाम अब मैदान में आ चुके हैं, मंडियों में जा रहे हैं। भाव ताव इस वक्त उरूज पर है, लेकिन व्यापारी थोड़े से परेशान है। वो कह रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी कम हो रही है। अच्छा, व्यापारी जो है वो भी और अवाम भी आपस में एक दूसरे को उनका अपना जोर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रेट्स हैं और वो जो अवाम है वो कहती है कि भाई हमने इन रेट्स में नहीं लेना है, कम करें। तो बस ये जो है ना जारी है उनकी जो तो आखिरी रात तक ये मामला चलना है और ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और शहरियों का ये भी कहना है कि अभी ईद में चूँकि कई रोज़ बाकी हैं, व्यापारी जो हैं अभी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, तो हम आखिरी दिन तक का इंतज़ार करेंगे जब कीमतें मुनासिब हो जाएंगी ना उस वक्त लेंगे। अच्छा, लेकिन जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो भी इस सीज़न का क्योंकि फ़ायदा तो उन्होंने उठाना है, उसे कैश तो करना है उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि कीमतों में कोई बड़ी कमी करने नहीं जा रहे हैं वो। और वो तो कह रहे हैं कि भाई हम अब कीमतों में कमी नहीं कर रहे हैं, तो बेशक आप ईद के आखिरी दिन तक इंतज़ार करें। आहिस्ता आहिस्ता वो देखें ना, दोनों को किसी न किसी एक पेज पे तो आना पड़ेगा, तो जो भी होगा एक पेज पे आना पड़ेगा। खैर, अभी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की हम जानेंगे। शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फैसलाबाद में बिलाल सिकंदर मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ मुल्तान में ज़हीर अब्बास मौजूद है, पेशावर में इरफान मूसा ज़ई मौजूद हैं। और बात करेंगे सबसे पहले फैसलाबाद में बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा, भाव ताव तो हो रहा है, आपस में बहस और तकरार भी हो रही होगी, ख़रीदारी कितनी हो रही है, मवेशी मंडियों में रश कितना है? भाव ताव चल रहा है। मंडियां जैसे आपने कहा कि रौनकें अरूज पे पहुंच चुकी हैं, ख़रीदारों का रश वीकेंड पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर इस वक्त मैं न्यामोवाना मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवर जो थे, जो पिछले दिनों में नज़र आ रहे थे कि पूरी मंडी भरी हुई थी, ख़ास तौर पे जो भारी भरकम जानवर थे उनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी। लेकिन अब जानवर मंडी में कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से जो कीमतें हैं
उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ख़रीदारों की और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का एक लंबा सिलसिला चलता है और उसके बाद क्या होता है कि ख़रीदार जो हैं वो दूसरे शेड पे चले जाते हैं और वहाँ पर जानवर जो पसंद करना शुरू कर देते हैं। व्यापारियों का कहना था कि जुमे का दिन जो था वो फैसला कुन था कीमतों के हवाले से, कि डिसाइड होगा कि अगर जानवर मज़ीद आते हैं मंडियों में तो शायद जानवरों की कीमतें जो हैं वो कुछ कम हो जाएं। लेकिन जानवर नए अब मंडियों में नहीं आए, जो पहले जानवर थे वही मौजूद हैं। उनमें से बेशतर सेल हो गए, अब जो बाकी बचे हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम सिर्फ बकरे की बात कर रहे हैं तो बकरे की कीमत पिछले साल जो तकरीबन आपको 20 से 25 हज़ार में और 30 हज़ार में बासानी मिल जाता था, अब वही बकरा आपको तकरीबन 40 हज़ार में मिलेगा और बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा मंडी पूरी में। अगर बैल की बात करें, बैल पिछले साल तकरीबन आपको 60 से 70 हज़ार में मिल जाता था बासानी, अब वही बैल आपको 1,10,000 1,30,000 से 40 हज़ार में मिलेगा और वो भी मुश्किल से। ऊँट की कीमतें भी इसी तरह से और पूरी मंडी में अब यही सूरत हाल चल रही है। ख़रीदार परेशान है कि हम सस्ता जानवर ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें, बकरा लें सस्ता लें कहाँ से लें, इतनी हमारी जेब इजाज़त नहीं देती। तो ये एक तवील सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो एक डिसाइडिव मूवमेंट थी कि जुमे के दिन जानवरों की कीमतें सस्ती होंगी और उसके बाद हम ख़रीदेंगे, तो अब वही लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम शायद ईद के बिल्कुल करीब जाके जब एक दिन रहता होगा उस दिन जाएंगे तो शायद उस दिन जाके कुछ कीमतें कम हो जाएं और हम जाके जानवर ख़रीदें। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। ख़रीदार उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मंडी का रुख कर ज़रूर रही है और कोशिश कर रही है कि हम सस्ते जानवर ख़रीदें, लेकिन अब सस्ते जानवर ख़रीदना आसान मरहला उनके लिए नहीं रहा। मंडी से बाहर तकरीबन कोई 300 के करीब हमने देखे थे पहाड़ी बकरे मौजूद थे। अब वो आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो वो सारे के सारे फ़रोख्त हो गए। उसकी वजह ये थी कि वो बकरे सस्ते थे, वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार में मिल रहे थे, तो वो सारे के सारे लोगों ने एक ही दिन में ख़रीद लिया। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एक ही दिन में लोगों ने वो सारे के सारे बकरे खरीद लिए क्योंकि वो सस्ते थे। पहाड़ी बकरे जो है ना वो तो लोगों ने खरीद लिए, बाकी जो है वो क्योंकि लोगों की पहुंच से बाहर है तो लोग जो है उनको अभी इंतजार करें। हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अब्बास। ज़हीर, आप बताइएगा मुल्तान में क्या रेट्स हैं और कैसी रौनकें देख रहे हैं मंडियों में, और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जी, अगर SOPs की बात करें तो मुल्तान आर्जी मवेशी मंडियों समेत मजमूई तौर पर 8 मवेशी मंडियां जो हैं वो कायम की गई हैं। किसी भी जगह कोरोना SOPs को मलूज़े खातर नहीं रखा जा रहा। मास्क जो है खाल खाल शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर समाजी फासले की बात की जाए तो उस पर भी अमल दरामद नहीं है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि जो कोरोना सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो लाजमी लेकर आएँ, लेकिन इस तरह की भी कोई बात सामने नहीं आ रही। दूसरी जानब 8 मवेशी मंडियां जो हैं उनकी रौनकें तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो कम ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत कीमतों की अगर बात करें तो एक बकरा जो पिछले साल बासानी 25 से 30 हज़ार में मिल जाता था, आज वही बकरा 45 से 50 हज़ार में मिल रहा है। अगर बैल की बात करें तो बैल की कीमत यहाँ पे जो शुरू होती है वो 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है, और जितना सेहतमंद बैल है, जितना फरबा बैल है, तो उसकी उसी हिसाब से कीमत भी बढ़ती जाती है। 8-8 लाख तक के बैल जो है वो मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। राजनपुरी नस्ल के बकरों के जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की, तो जो राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं उनकी भी बड़ी मांग है, ताम उनकी जो कीमतें हैं वो 2 लाख से शुरू होती हैं और 3.5-4 लाख रुपए तक जाती हैं, जिसकी वजह से राजनपुरी बकरों की जो खरीदारी है वो ना होने के बराबर है। नवाबशाह नस्ल के बकरे जो सिंध से आए हुए हैं उनकी भी बड़ी मांग है, क्योंकि उनका कद काट जो है कम अज़ कम 3 फुट लंबा जो है वो 3 फुट ऊंचाई उनकी है, और उसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 1.5 लाख रुपए के से शुरू होती है और 3 से 4 लाख रुपए तक जाती है। नवाबशाह नस्ल के बकरों की भी खरीदारी यहाँ पर बहुत कम देखने में आई है। जो पहाड़ी नस्ल के बकरे हैं उनकी कीमत चूँकि थोड़ी है, 25 से 30 हज़ार में एक बकरा मिल जाता है, तो यही वजह है कि पहाड़ी नस्ल के बकरे जो है वो यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। बैल की जो कीमतें हैं पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का लोगों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इनफरादी कुर्बानी वो कर नहीं सकते, क्योंकि बकरे दुम्बे महंगे हैं, तो इसलिए उनका रुझान इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ है। लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जब वो बैल देखते हैं तो पिछले साल उन्हें खरीदा होता था 1 लाख का, वही बैल आज उन्हें 1.5 से 2.25 लाख के दरमियान जो वो मिल रहा है, जिसकी वजह से खरीदार भी परेशान है। दूसरी जानब जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि वो पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो आस लगाए बैठे होते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का मुनासिब सिला मिलेगा, उस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही। व्यापारी हजरात को
व्यापारी हजरात की अगर बात की जाए तो व्यापारी हजरात को सहूलियात के फुकदान का भी शिकवा है कि यहाँ मवेशी मंडियों में उस तरह की सहूलियात फराहम नहीं की गई, चारे की कमी है, साये की कमी है, उसके साथ साथ पानी की कमी का शिकवा करते दिखाई देते हैं व्यापारी। ठीक है ज़हीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त किफ़ायत अली मौजूद हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। इरफान मुसाज़ई हमारे साथ पहले से मौजूद है। इरफान, पेशावर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये हमें बताइएगा कि ऐसे ही रेट्स हैं, सिर्फ लोग आ रहे हैं, पूछते हैं ये बकरे के हैं, ये जानवर कितने का है और वापस चले जाते हैं, या वहाँ पर कुछ ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, और इंतज़ामात का भी बताइएगा। हमजा, इस तरह के यही सूरत हाल है जिस तरह आपने बताया कि लोग सिर्फ जो है वो कीमतों के बारे में पूछते हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ रिंग रोड मंडी में, जो कि पेशावर की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जानवर तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। हालांकि जब भी पहले जो ईद से चंद रोज़ कबल जो है यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, बाहर रोड पर भी जगह नहीं होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, गाहक जो है वो ना होने के बराबर है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी वो भी सिर्फ कीमतों के बारे में पूछ रहे हैं, चूँकि यहाँ कीमतें जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी जानवर में इजाफा हुआ है। तो इसी तरह जो बेल पहले मिलता था 1.5 लाख में, 1,20,000 में, तो वो अब जो है वो 2 लाख से उसकी कीमत ज़्यादा है। तो यही वजह है कि लोग जो है उनका जो बजट होता है तो उनको वो यही सोचते हैं कि इस बजट में उनको मिल जाए, तो वो मुख्तलिफ मंडियों का चक्कर लगाते हैं, एक मंडी में पूछते फिर दूसरी मंडी में पूछते हैं, और इस उम्मीद पर जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं कि शायद जो है वो ईद की रात हो, जो आखिरी दिन हो बिल्कुल, तो उस दिन जो है वो इसकी कीमतें कम हो जाएगी। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है कि चूँकि जो कीमत की महंगाई ज़्यादा हो गई है, उनके अखराजात आते हैं, किरायों में इजाफा हो गया है, तो इसी वजह से जानवरों की कीमतें जो है वो ज़्यादा हुए हैं, उनको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा में यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, चूँकि पेशावर में ज़्यादातर जो माल मवेशी है वो पंजाब से वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इरफान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कोयटा का रुख करेंगे। किफ़ायत, आप बताइएगा कोयटा में कहाँ पर बड़ी मंडियाँ लगाई गई हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, और क्या खरीदो फरोख्त का सिलसिला किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए कोयटा में भी तकरीबन 15 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। जो सबसे बड़ी मंडी है मशरिकी बाईपास पर लगाई गई है, जहाँ पर के लाखों की तादाद में जो है वो जानवर व्यापारियों की जानिब से लाए गए हैं। ताहम लोगों का वही शिकवा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और ये कीमतें जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कोयटा में ज़्यादातर लोगों का रुझान अब ये है कि वो जो वो अपना हिस्सा मिलाकर जो है वो बड़े की कुर्बानी करें। ताहम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मवेशी मंडियाँ हैं, यहाँ पर व्यापारियों और ख़रीदारों के बीच में जो है वो पैसों के हवाले से जो है वो लेन देन का सिलसिला जारी है। लोग ये चाह रहे हैं कि इस ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवर ले लिया जाए, ताहम जो कुव्वत है उनकी वो जवाब दे रही है। यहाँ पर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो भागनाड़ी नस्ल के बैल हैं वो सबकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है वो खसूसी तौर पर जो है उनकी कुर्बानी की जाए। ताहम उनकी कीमतें इस बार जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से शुरू होकर फिर वो 20 लाख रुपए तक जो है वो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अब सिर्फ उनकी कीमतें ही पूछकर जो है वो मंडी में जो है वो आगे चले जाते हैं। जहां तक हम बकरों की बात करें तो अगर आप बकरा खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन जेब में जो है वो 50 से 80 हज़ार रुपए तक जो है वो रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बकरा मिलेगा आपको कुर्बानी के लिए उसकी कीमतें तकरीबन 50-60 से के बीच में होंगी। तो लिहाजा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यापारियों और ख़रीदारों के बीच में जो है चूँकि मुकाबला सख्त है और वक्त कम है, तो लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मवेशी मंडियों का चक्कर लगाया जाए, ताकि उनकी कुव्वत के मुताबिक जो है वो उनको कोई जानवर जो है वो मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक है। किफ़ायत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप सारों की गुफ्तगू सुन के वैसे लोग खासे परेशान हो रहे होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपने एक काम करना है, एक टिप मैं आपको इसमें देता चलता हूँ कि आपने ये काम करना है कि जो आपको लगता है ना बहुत अच्छी बारगेनिंग करता है आपने, उसको ज़रूर आपने साथ लेके जाना है, क्योंकि मंडी में जाके भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है आपको महसूस होगी। हमने सबसे बात की है अब रावलपिंडी से, साजिद हमारे साथ मौजूद है। हम सारों की उम्मीद है अब साजिद से हैं कि साजिद हमें क्या बताएंगे। साजिद, रावलपिंडी में कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है या वहाँ पर भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी में कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से जो सबसे बड़ी मंडी जो रावलपिंडी के लिए है भाटा चौक में, वहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह के बाकी दीगर नुमाइंदगान की जानिब से जो बात सामने आई, यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे थे कि उम्मीद अगर लगाई जाए रावलपिंडी से, तो मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी से भी उम्मीद लगाना कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ये बताऊंगा कि यहाँ पर व्यापारी जो हैं उनका कहना ये है कि यहाँ ना उनको पानी दस्तयाब है,
ना उनको बिजली दस्तियाब है और ना ही उनको मुनासिब यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो है रखने के लिए जानवर के लिए दिए गए हैं। और एंट्रेंस के ऊपर हमने खुद भी देखा और जिस तरह कि हमारी फुटेज में भी सामने देखा जा सकता है कि कीचड़ मौजूद है और एंट्रेंस पे कोई ख़ास जो है वो अरेंजमेंट नहीं है। जो शहरी हैं वो गाड़ी लेके या वैसे पैदल भी अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अगर बात की जाए शहरियों की तो उनका कहना यह है कि अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए तो यही जानवर जो उनको 50,000 का मिलता था इस वक्त कमोबेश 1.5 लाख या 1.80 के दरमियान मिल रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो छोटा जानवर है जैसा कि बकरा उसका 50,000 से ज़ायद और इसी तरह 3,000 बड़े जानवर का 2,000 छोटे जानवर का यहाँ पर एंट्री जो है वो रखी गई है। उनका कहना यह है कि इसके अलावा फिर खाने पीने का जानवर का बंदोबस्त फिर जो ट्रैवल करके उसको लेके आते हैं उसका अखराजात मिला के उनका तो कहना मतलब उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सारे अखराजात की वजह से जानवर महंगा है। जबकि शहरी कहते ये हैं कि जो जानवर इतना ज़्यादा महंगा है कि अभी फिल आपने देखा कि मंडी आप मेरे कप में देख सकते हैं कि सबसे बड़ी मंडी है लेकिन बिल्कुल सुनसान दिखाई देती है। कस्टमर यहाँ मौजूद नहीं है। शहरी विंडो शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी रात घूमते हैं लेकिन यहाँ पर जानवर खरीदे बगैर ही वापस चले जाते हैं। मुख्तलिफ नहीं है, हमें वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साजिद आपका बहुत शुक्रिया और दीगर जो मुल्क के हिस्से वहाँ से हमारे नुमाइंदगान बिलाल सिकंदर, ज़हीर अब्बास, इरफान मूसा, किफ़ायत अली, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अगर हमजा हम देखें तो सूरत हाल जो कि मतलब अब ख़राब होती जा रही है, मतलब लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा बकरा एक जो है वो 2 लाख में भी है। बिल्कुल आप देखें कि ये हालात जो हैं कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है। मुझे इसलिए वो मैं कह रहा था कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती जो हालात हो गए हैं मंडियों के। लेकिन आपने घबराना नहीं, जाना है, कुर्बानी हमने करनी है। तो कोई अच्छा जो है ना अपना दोस्त अपना रिश्तेदार लेके जाएं जो बार्गेनिंग बेहतरीन। हाँ, ये वैसे अच्छा मशवरा है। लेकिन साथ ही साथ हमने जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें बताते कि जो पहाड़ी बकरे हैं वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, 20-25 में आराम से मिल जाता है। तो कुर्बानी तो ये भी डिमांड एंड सप्लाई का वैसे मामला होता है, जिस तरह वो बता रहे थे ना कि जब आखिर में जानवर कम हो जाएंगे उस वक्त रेट्स क्या होंगे देखने होंगे। चलें, हम ये नहीं चाहते कि आप एंड पे जाएं और रश लग जाए मंडियों के अंदर, जाना शुरू करें और हो सकता है कि आपको आपकी पसंद का एक अच्छा सा जानवर मिल जाएगा और आप अपनी कुर्बानी जो है वो कर सकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अच्छी खबर की, क्योंकि हमें मंडियों से तो बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स मिले हैं, लेकिन हमारे जो शाहीन है जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है उन्होंने भी कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस थी उनकी जी। और अगर वनडे मैचेस की बात करें उस सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद अब पहले T20 मैच में जो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस थी वो ज़बरदस्त थी। नॉटिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और फिर मेरा ख्याल है उन्हें फैसला जो है वो भारी पड़ी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला यार, बहुत कमाल की बैटिंग की। परेशान नजर आ रहे थे, बार बार बॉलर्स के पास जा रहे हैं, टीम इकट्ठी हो रही है, बात कर रहे हैं अब क्या किया जाए। ना बाबर आजम आउट हो रहे हैं, ना रिजवान आउट हो रहे हैं। अच्छा, रिजवान के शुरू में बल्ला ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद जो आया उसने कमाल कर दिया। फखर जमान ने जितने शॉट खेले बेहतरीन खेले, शोएब मकसूद जितनी देर खड़े रहे बेहतरीन शॉट्स खेले, हफीज जितनी देर खड़े रहे कमाल कर दिया। जो पहला चौका पहला गेंद खेला है ना आजम खान ने, क्या बात थी। वो इंजमामुल्लाह कहा करते थे कि जी कि मैं बहुत बुरा खेल रहा था और मैंने एक चौका मारा और इमरान खान जो कि उस वक्त कप्तान थे उन्होंने कहा कि जी कि तूने जो वो चौका मारा ना वो बेहतरीन है 92 वर्ल्ड कप में। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे शायद मैं कह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि दोनों प्लेयर्स का, लेकिन वो बहुत प्यारा शॉट था। अच्छा हमजा, हम जिस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक है ना कि इंटरनेशनल पाकिस्तान का ये जो अब जो इन्होंने दिया है स्कोर उनको दिया था जीतने के लिए जो हदफ रखा था, ये हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले 205 था। तो लेकिन यानी कि देखा जाए तो अब अच्छा परफॉर्म किया है, जो इन्होंने कमबैक किया वो बड़ा ज़बरदस्त और हम उम्मीद करते हैं कि अब T20 जो सीरीज़ है ये हम जीत जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक सिर्फ इसमें चीज़ है कि हमने 200 स्कोर खाए भी हैं, तो हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए सोचना होगा कि हमने हर मैच में कितना स्कोर करना है कि हम जीत पा रहे हों। ये वो वाले बॉलर्स नहीं है या वो हमें टीम नज़र नहीं आ रही है कि 160 हुआ 150 हुआ तब भी बॉलर्स ने डिफेंड कर दिया। वहाँ पर बात करने की और उस जगह को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात काफ़ी लेट तक आप जागते रहे होंगे, कैसा लगा आपको मैच? अस्सलाम वालेकुम। और पिछले सेगमेंट में हम तक कह रहे थे कि कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको बारगेनिंग आनी चाहिए। मुझे एक लम्हे को लगा आप शायद कह रहे हैं जिसको बारबेक्यू बनाना अच्छा होना चाहिए। वो भी होना चाहिए। बट व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान। आई थिंक इतनी जबरदस्त एंटरटेनमेंट क्रिकेट में ना आपको बड़ी कम मिलती है। और मैं तो एक लम्हे को ये भूल के मैच एंजॉय कर रहा था कि पाकिस्तान
अब जीते या ना जीते, लेकिन यहाँ जो क्रिकेट खेल दी गई है इस मैच के अंदर, पाकिस्तान के 232, उसके बाद जो लियाम लिविंगस्टन की इनिंग थी, आई थिंक ये एक ऐसी इनिंग थी जिसको देखकर मैं सिर्फ जो है ना वो ये सोच रहा था कि ऐसी इनिंग जो है ना जिंदगी में 1-2 मरतबा ही आप खेलते हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान को जो चीज जिसने कल मैच जितवाया वो पाकिस्तान की फील्डिंग थी। जितने कैचेस गए बाउंड्री के अंदर, जितने कैचेस आपने देखा, शाहीन शाफिदी का जो कॉटन बॉल था आउटस्टैंडिंग, हारिस का, और वो तो खैर जो आई थिंक सुहेब का कैच है वो तो एक जबरदस्त मीम मटेरियल बन चुका है और मुझे लगता है कि वो इतने फनी तरीके से एंडिंग अब हुई, बट आई थिंक लकी भी रहे, शुक्र है कोई कोलिजन नहीं हो गया, वरना ऐसे मौके पर कोलिजन हो जाया करता है। बट आउटस्टैंडिंग विन फॉर पाकिस्तान आई थिंक। और T20 में हमजा ऐसा होता है कि आपके फॉर्च्यून्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनरशिप काफी होती है, शॉर्ट गेम है, यहाँ पर आपके पास वक्त कम है, आपको अटैक करना होता है। और आई थिंक एक चीज तो मैं कहूँगा हमजा, पता नहीं आप भी मुझे बोल दें, आप भी क्रिकेट के जबरदस्त लवर हैं, आई थिंक रिजवान ने और बाबर ने अब शायद हमारे ऊपर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कल की इनिंग्स के बाद कि वो जो बहस है ना कि जी ओपनर कौन होने चाहिए, रिजवान, बाबर, फखर, शर्जील, आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, पहले साउथ अफ्रीका, फिर जिम्बाब्वे, अब इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को जिस तरह उन्होंने लिटरली जो है वो गफार भाई ज्यादा बात होती है स्ट्राइक रेट की। बाबर का स्ट्राइक रेट 173 था और 150 प्लस तो रिजवान का भी था, ये हमारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट था। और आप देखें कि पहले 10 ओवर में 80 रन बनाए। हाँ जी, ऐसे ही समझाया हमें ये कि बेस बनाना कितना जरूरी है। ठीक है, इंग्लैंड का अपना एक वे ऑफ अटैकिंग क्रिकेट है, वो कहते हैं ना दे अटैक फ्रॉम द वर्ड गो, बट आप देखिए विकेटें भी इससे गिरती हैं, उनके पास डेप्थ बहुत है 9वें 10वें नंबर तक। बट आई थिंक पाकिस्तान को ये जीत जो है ना वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेगी, मैनेजमेंट ने सुख का सांस लिया होगा, इसीलिए इस जीत की बड़ी ज़रूरत थी। और सिर्फ ये कहना है कि भाई इसी मोड ऑफ क्रिकेट में आप खेलें, अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी क्रिकेट खेल के हारे भी तो लोग गलती को याद करते हैं कि फलाने प्लेयर ने उस मौके पर जो है ना वो गलती करी तो मैच हार गए। बट आई थिंक इस तरह की क्रिकेट से जो है ना वो शायकीन भी खुश होते हैं और आपकी टीम का मोराल भी हाई रहता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, हम अगर देखें तो टीम मैनेजमेंट की जानिब से कोई तब्दीलियां नहीं की गई थी, जिस तरह से हम वनडे सीरीज़ हारे हैं तो एतमाद किया गया टीम पे। आप क्या समझते हैं कि इस एतमाद की वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी अब आई है सामने? देखिए, दो चीज़ें बहुत अच्छी की। एक तो अगर आपके पास यंगस्टर मौजूद था आजम खान, तो आपने उसको खिलाया, वंडरफुल, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का साल है, आपको कब जो है मौका मिलना है इसके बाद। तो ये मैचेस जो है ना वो कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए बड़ा जरूरी है। तो आई वाज सो हैप्पी कि चले अब उनकी सिलेक्शन पे इतराज कीजिए, उनकी फिटनेस पे सवाल उठाइए, व्हाटएवर जो आपके दिल में है। बट मुझे ये कोशिश अच्छी लगी कि आपने जो है वो यंगस्टर को ट्राई आउट किया, फिर सोहेब को नंबर 3 पे ही भेजा। और आई थिंक शादाब खान की कल अगर आप बॉलिंग देखें, हारिस रऊफ की, तो मुश्किल मौकों पर अच्छे मोमेंट्स उन्होंने जीते। हालांकि कल जो लियाम लिविंगस्टन की इनिंग थी, मेरे ख्याल में ऐसी इनिंग जो है ना वो 10 साल में आप एक देखते हैं तो ये मैच खत्म करने के लिए काफी होती है। बट जो फील्डिंग थी उसने मैच को जो है वो पाकिस्तान के हक में किया। लेकिन आई थिंक ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, अभी 2 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान टीम का कोई पता नहीं, इनका जो है वो कौन सा जो रूप है हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल में लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। अब संडे को जब ये मैच दोबारा शुरू होगा, आई थिंक इंग्लैंड अंडर प्रेशर होगा, सीरीज हारने का एक ऑब्वियसली एलिमेंट मौजूद है। बट आई थिंक अ वंडरफुल कमबैक फॉर पाकिस्तान। अच्छा ठीक है गफार भाई, कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे थे कि जब मैच चल रहा था, इमाद वसीम को दूसरा ओवर जिस वक्त दिया गया, उस वक्त कुछ खटक रहा था कि नहीं, शायद यहाँ पर रॉय के सामने नहीं बनता था, जैसन रॉय के सामने ना दिया जाता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जी यहाँ पर मोइन आ गए हैं, यहाँ पर कप्तान को स्लिप ले लेनी चाहिए, और बाबर आजम वहाँ पर स्लिप ले भी रहे हैं, तो कप्तानी कैसी है? क्या आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते जा रहे हैं? देखिए, बाबर के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, इतने शानदार वो बैट्समैन हैं, बस उनको नजर ना लगे जिस तरह की वो बैटिंग करते जा रहे हैं। कल वो अनलकी भी रहे, सेंचुरी कर सकते थे, बट वाह व्हाट अ प्लेयर। आई थिंक अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, और पिछले 15 साल में पाकिस्तान को एक पहला बड़ा प्लेयर मिला है, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान और इस तरह के जो बड़े नाम है उनके बाद। एक मैं चीज़ समझता हूँ कि सिर्फ आई थिंक 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है, तो आप उनको लिमिटेड ओवर्स तक ही रखते हैं तो बेहतर था। बेचारे को टेस्ट में भी सोचना है, वहाँ भी परफॉर्म करवाना है, करना भी है। बट आई थिंक क्योंकि खुद बहुत अच्छे परफॉर्मर है हमजा, तो अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, टीम जीतेगी, तो आप देखें बाबर की कैप्टनसी और बेहतर होती जाएगी। और उनको पावर्स मिलने चाहिए, 11 वो खिलाएं, सारी डिसीजन मेकिंग बाबर कर रहे हो, क्योंकि कैप्टन जो है ना वो कहते हैं ना उसने सब कुछ करना है, उसने लड़ाना है टीम को।
तो बाबर की बैटिंग आई थिंक रिजवान के साथ मिलकर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, जो उनकी कंसिस्टेंसी है, पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर बड़े अरसे बाद मिला है। कैप्टनसी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। आई थिंक वो डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, सीख रहे हैं, और आई होप कि वर्ल्ड कप तक सीख जाए। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अगर हम उम्मीद करते हैं वैसे तो कि ये T20 सीरीज़ जो है अब जीत जाए, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ ये सीरीज़ जीत जाता है तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो T20 वर्ल्ड कप की जो टीम्स हैं उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान की टीम का? देखिए बिल्कुल पड़ता है, जब आप दुनिया की बेहतरीन टीम को उसके घर पे हरा जाएंगे। हालांकि अभी अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक, जोफ्रा आर्चर जैसे 4-5 प्लेयर अभी भी इंग्लैंड में नहीं है, बट इंग्लैंड ने हमें एक चीज तो बता दी कि उनकी जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान को 3-0 हरा सकती है। तो आपने तो खैर आप ये समझे कि उनकी जो आई थिंक जो 20-25 हैं इस वक्त, मैं 11 की तो बात ही नहीं कर रहा, जो 20-25 हैं वो काफी है किसी भी टीम के लिए। बट अगेन आई थिंक मेरे ख्याल में इंग्लैंड विल कम वेरी हार्ड ऑन पाकिस्तान इन नेक्स्ट मैच। आपको बड़ा जो है वो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कल पाकिस्तान ने बॉक्सेस अच्छे टिक किए, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, बेस मिला, हर प्लेयर ने अपना रोल समझा, 150 के स्ट्राइक रेट से हर खिलाड़ी खेल रहा था, और फील्डिंग बहुत कमाल की थी। कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। बिल्कुल। अच्छा गफ्फार भी, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कल देखा कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ भी नजर आई। हमें इस तरह के दिलेर बैट्समैन की भी ज़रूरत है, जिस तरह सुहेब मकसूद आ रहे हैं, उनको पता है मैंने जगह पक्की करनी है लेकिन शॉट मार रहे हैं। हम पहला गेंद देख रहे हैं, डेब्यू पे है आजम का, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ये क्या दिलेर बैट्समैन हमेशा फ़ायदा देता है टीम को? बिल्कुल देता है, और आई थिंक सिर्फ एक कमी है हम तक कुछ अरसे से पाकिस्तान T20 टीम की बैटिंग में, और वो है मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर का फॉर्म में आना। वो इतने बड़े T20 के प्लेयर रहे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फॉर्म वो नहीं रही। PSL में भी आपने देखा, अगर रिजवान बाबर के इस तरह परफॉर्म करते हुए हफीज भी फॉर्म में हो, अपनी बेस्ट फॉर्म में, तो समझिए फिर पाकिस्तान की T20 बैटिंग, क्योंकि देखिए अगेन वही बात है कि 20 ओवर का खेल है, आपको सिर्फ 2 या 3 ही इनिंग चाहिए। इंग्लैंड ने तो कल एक ही इनिंग से पूरे मैच को तब्दील किया हुआ था, वो लियाम लिविंगस्टन खेल रहे थे। तो आई थिंक इस टीम के अंदर पोटेंशियल है। और एक और बात, आई थिंक पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में जब भी जाता है, जो सपोर्ट पाकिस्तानी का एजवेस्टन में क्राउड और शोर मचाया हुआ था, और जिस तरह की वो बैटिंग, और अगर आप PCB के सोशल मीडिया हैंडल पे जाए, मैंने भी इसको रीट्वीट भी किया, और बच्चा जो बेचारा परेशान बैठा था कल, वो भी आया हुआ था और वो कल हंस रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू सी। बिल्कुल ठीक है गफ्फार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बातें, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया है, इसलिए हम सब खुश हैं। यहाँ पर हम खुशी खुशी में एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। PTI हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे, लेकिन वो वादा जो अवाम को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो था कि सस्ता घर और अपना घर जो है वो इंसान को मिलेगा, पाकिस्तानियों को मिलेगा, जिसका इंतज़ार भी इसीलिए सब कर रहे हैं। मगर सबसे जो बड़ा वादा था, क्या ये जब तक हुकूमत पूरी हो रही होगी, मुद्दत पूरी कर रही होगी 5 साल, तब तक पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च तो किया गया, जिसके लिए कम आमदनी वाले तबके को रियायती शरह पर कर्जे दिलवाने का ऐलान भी किया गया। अब तक खासे कम हाउसिंग यूनिट्स जो है वो आवाम को दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो 5000 यूनिट्स ज़ेर तामीर भी है। अच्छा, अगर यही रफ्तार रही, अब 2 तरह के मौक़िफ़ इसमें सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ ये आता है जो कि तनकीद हो रही होती है, वो ये होती है कि अगर यही रफ्तार रही तो हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक सिर्फ 1% हदफ जो है वो पूरा हो सकेगा। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि जी आप ये भी तो देखें कितने लोगों ने स्टेट बैंक से राब्ता किया है कर्जों के लिए। देखें हमने तो अभी बनाने शुरू किए हैं, चूँकि बनाने शुरू किए हैं तो बनाने में तो वक्त लगेगा, तो जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर लोगों को मिल जाएगा। अब अवाम इन दोनों ये जो मौक़िफ़ हैं इनके दरमियान थोड़े से परेशान है कि जी किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या है, आप अगर चाहते हैं स्कीम में शामिल होना कैसे इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तमाम आपके जो सवालात हैं इनका जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तर्जुमान आसिम शौकत साहब स्टूडियो साथ मौजूद हैं। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी सर, ये जो हमने आपके सामने कुछ सवालात रखे हैं, आप ये बताएं कि यही रफ्तार जिसकी बात हो रही है जी, अभी तक तो 1500 यूनिट्स मिले हैं सिर्फ आवाम को, 5000 अभी मज़ीद मिल जाएंगे, लेकिन क्या जो ख्वाब था, जो दावा था, वो पूरा हो सकेगा 5 साला दौर में, या ये 5 साला दौर का है ही नहीं? अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा ना रियल पिक्चर आपके सामने रखूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी अलग रखते हैं, और जो आपने 2-3 वर्जन्स दिए उनसे भी अलग, कि एक्चुअली
सिचुएशन थी क्या और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखें, ये बात ठीक है, ये हमारा एक इंतखाबी वादा था, हमारा इलेक्टोरल प्लेज था, एंड वी स्टिल स्टैंड बाय इट। बल्कि मैं अगर आपको यूफोरिक साउंड करूं तो मुझे लगता है खान साहब इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे कि हमने एक दफ़ा 50 लाख नहीं 2 दफ़ा 50 लाख घर बनाने हैं। माशाल्लाह रिस्पॉन्स ऐसा है। लेकिन देखें, जिस वक्त आपने बहुत बड़ी इमारत बनानी होती है ना, और बहुत ऊंची और पायदार इमारत, तो आपको बुनियादें ठीक करनी पड़ती हैं, बुनियादों पर टाइम सर्व करना पड़ता है। हमारा रियल चैलेंज ये नहीं था कि ये ज़मीन है, यहाँ घर बना के मैं आपको दे दूँ, इनको दे दूँ, इनको दे दूँ। एक सिस्टम डेवलप करना था। द रियल चैलेंज वॉज टू कम अप विद अ लीगल फ्रेमवर्क जहां पर बैंक्स जो हैं वो गरीब आदमी को भी कर्जा दें। द रियल चैलेंज वाज टू कम अप विद सच अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द कंट्री कि जहां पर जो आपके प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो लैंड डेवलपर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस हाउसिंग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। देखें ना, ज़्यादा घर तब मिलेंगे जब ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा घर तब मिलेंगे जब बैंक ज़्यादा लोगों को कर्जा देगा। अब देखें, पाकिस्तान में जो हाउसिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर जो कर्जा दे रहा था, दैट वाज लेस देन 0.5%, आधा % भी नहीं था। हमारे हमसाया मुल्क में 9% है, डेवलप्ड वर्ल्ड में 20% ऑफ द GDP है। ये चीज़ थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी चीज़ कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, जिसमें बैंक्स थे, जिसमें आप हम जैसे मिडिल क्लास थे, जिसमें एप्लीकेंट्स थे, उनको एक पेज पे ला सके, कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम हो, कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो। इन तमाम चीज़ों को बनाना करना, क्योंकि पिछले 73 साल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हाउसिंग को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दिए जाए। 1 करोड़ घरों की कमी है। इस बेस पे पिछला 2.5-3 साल लेजिस्लेशन करना, अथॉरिटीज़ का क़याम, बैंकों से स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड करना, उसमें टाइम लगा। अब ये फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यके बाद दीगरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूं, LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्राश टाउन इस्लामाबाद 4000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, संजानी इस्लामाबाद तकरीबन 2200-2300 अपार्टमेंट बन रहा है, जल्लोज़ई KP के 1500-1600 अपार्टमेंट बन रहे हैं। पेरी अर्बन फर्स्ट फेज़ में 10,000 अपार्टमेंट्स जो है, जो घर है, अपार्टमेंट्स नहीं घरों का इफ्तिताह पंजाब में हो चुका है। और द गुड थिंग इज़ कि हमारी एक नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स प्राइवेट लैंड्स के ऊपर घर बनाएंगे। उसमें अभी तक जो हमें ऑफर आई है, इस ये अप्रूवल के प्रोसेस में है, 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 2200 जो घर हैं वो अप्रूव कर चुके हैं और डेली बेसिस पे ये अप्रूवल जा रही हैं। इतने बड़े स्केल के ऊपर लो कॉस्ट यूनिट और ये हाउसिंग इंडस्ट्री प्रमोट होने जा रही है कि आप देखेंगे कि इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब आ जाएं आपकी पुरानी बात जो आपने बार बार 2-3 दफ़ा कही कि क्या इस हुकूमत में हो जाएगा। देखिए, इमरान खान वो आदमी है जो इलेक्शन का नहीं सोचता, वो अगली नस्ल का सोचता है। इफ़ दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन द ट्रैक, इट डज़ नॉट मैटर कि हम अपने टेन्योर में 50 लाख बना पाते हैं या नहीं। अव्वल तो मेरी उम्मीद बहुत अच्छी है कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़े स्केल पे, लेकिन इफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द ट्रैक, इट डज नॉट मैटर हम हुकूमत में हैं या नहीं है। गरीब आदमी को हमारी हुकूमत के बाद भी घर सस्ता मिल जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट। नहीं, फिर भी एक ऐसा तो नहीं है ना, कोई डेडलाइन होती है कि नहीं हमारा फोकस है, हमारा गोल है कि हमने तब तक कंप्लीट करना है, इस तरह ओपन तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, ओपन से ये नहीं है। बात ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेस स्टोरी बनाना है। उसमें यह है कि 1.5 साल से 2 साल के अंदर हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन डेडलाइन देते हैं। जब घर देखें ना, आपने घर बनाना हो, मैंने घर बनाना हो, तो हम कहते हैं जनाब लत्ता कबर चली गई, यानी कार नहीं बनया। तो जब इमरान खान ने घर बनाना है तो कल हुकूमत आई है तो आज 50 लाख घर बन जाए, ऐसे ना किया करें। सरमाए की कमी होती है गवर्नमेंट को, नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट के पास सरमाए की कमी नहीं होती? ये बैंक्स आपने बैंक्स को अंदर कर लिया, अब बैंक से लोन लेना है हमने। अब ये अवाम की आसानी के लिए, क्योंकि हमने जब ये चीज़ें तो खैर काफ़ी होती हैं इसके ऊपर, अवाम ने कौन सा शख्स है जो अपना घर बनाने के लिए लोन ले सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस लोन की किस्तें मैंने कैसे देनी है? अच्छा, क्या पहले दिन से ही किस्त देनी होगी या फिर जब मैं घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तब देनी होगी? ये एक आम आदमी के सवाल है, थोड़ा सा प्लीज़। अच्छा, ये एक तो बहुत ही अच्छा आपने इसको किया। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में बैंक्स का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गरीब आदमी को कर्जा दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्या था, या अपने एम्प्लॉयज़ को कर्जा दें और या फिर वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको कर्जा दें। देखें ना, मुझे 2 करोड़ का कर्जा सिर्फ आपको दे देना है, एक फाइल हैंडल करनी है। 2 करोड़ में मैंने 10-10 लाख के 20 कर्जे देने हैं, तो एक हेडेक भी ज़्यादा है, एक मुझे स्टाफ ज़्यादा ट्रेन करना है, कोई नहीं है। बिल्कुल।
और अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, हाउसिंग फाइनेंस की हमारी हिस्ट्री है कि हम आधा % भी नहीं है। जो इंडिया है या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो तो 20% ऑफ द GDP तक चला गया है, हम आधा % भी नहीं गए। इस चीज को मैं बताऊं कि DNA चेंज करना था, बहुत मुश्किल था। फिर बैंक्स को हमने किस तरह इंसेंटिव दिए, मैं ठक आपको 2-3 इंसेंटिव्स बताऊं। नंबर 1, हमने फोरक्लोजर लॉ को इफेक्टिव बनाया। पहले लोग बैंक्स डरते थे कि लोग घर बना लेते हैं कर्जा लेके, जब किस्तें देने की बारी आती है तो अदालत से स्टे ले आते हैं। और आपको पता है हमारा भी निजाम में 70 साल केस चलते हैं। दूसरी चीज, हम मार्कअप पे सब्सिडी दे रहे हैं बहुत ज्यादा गरीब आदमी को। 11% पे बैंक कर्जा देता है, हुकूमत पाकिस्तान 3% पे दे रही है, बाकी 8% जो है वो सब्सिडी दे रही। बैंक को ये कंसर्न था ये सब्सिडी का पैसा हमारा पैसा है, कहीं हम हुकूमत के पीछे पीछे ना फिरते रहें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज किया है कि आप हमसे पूछे बगैर क्वार्टरली बेसिस पे हमारे अकाउंट से ये पैसे खुद ब खुद निकलवा सकते हैं। उनकी टेंशन रिलीव कर दिए। फिर PMRC 40% फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन दे रही है। इस तरह देखें, बैंक को हम ये तरगीब दे रहे हैं। फिर पिनलाइज करने का एक सिस्टम दिया है घरों पे और अमाउंट पे। ये मैं 2 लाइनों में एक्सप्लेन करूं। हमने बैंक्स को कहा है कि आपने 20 लाख रुपए घरों के लिए हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए कर्जा देना है। अब मजीद इसको प्रोमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ 20 लाख कर्जा दे दिया है, 20 बंदों को 20 लाख देना है, ताकि ये गारंटी रहे कि छोटे और गरीब आदमी को घर बनाने का मौका मिल रहा है। ये तो बड़ा आसान है, मुझे दे दें मैं घर बना लूंगा, आप कह देंगे हाँ जी मैंने 20 लाख कर्जा दे दिया है। 20 बंदों ने घर बनाना है ताकि गरीब आदमी को घर मिले। अच्छा आसिम साहब, जिस तरह से गरीब आदमी की हम बात करते हैं, उसको ये प्रोसीजर नहीं पता कि हमने अप्लाई कैसे करना है, तो जरा उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि उसने अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, ताकि वो उसको मिल सके लोन भी और वो घर के लिए भी। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा बीच में कर दिया, चलो मैं आपका सवाल दे दूं। मैं पहले ना जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट है उसके फीचर भी बताना चाहता हूँ कि उसमें कहाँ आपको रियायत मिल रही है और किस तरह को मिल रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन के लिए ना अभी तक 20 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, 2 दफ़ा रजिस्ट्रेशन हुई। अब हमारा टारगेट ये है नंबर 1 डिजर्विंग आदमी को घर मिले। आई एम टॉकिंग अबाउट गरीब आदमी जो है जिसको लो कॉस्ट यूनिट देना है। एक स्कीम है वो मिडिल क्लास के लिए भी है, उस पर भी बात करते हैं। उसमें हम एक क्राइटेरिया लगाते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग होती है। फिलहाल हम जिस ग्रुप को केटर कर रहे हैं वो है 20,000 से 40,000 के दरमियान, ठीक है, ताकि 20,000 से 40,000 के दरमियान माहाना इनकम वाले को अपना घर मिल सके। उसके बाद फिर हम इसको इंश्योर करते हैं कि किसी ने नादरा में कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी। मतलब आपने मुझे कह दिया कि मैं 40,000 कमाता हूँ, लेकिन आपने 1300 सीसी गाड़ी रखी हुई है, आपके पासपोर्ट के ऊपर 10 फॉरेन ट्रेवल्स हैं, आपके पास निहायत सोफिस्टिकेटेड असले के लाइसेंस हैं, आप नादरा में और पासपोर्ट ऑफिस में एग्जेक्टिव सर्विसेज ले रहे हैं। हम आपको इनकार नहीं करते, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पे आप नीचे आ जाते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक ये देखता है कि यहाँ बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है। इन 4-5 प्रोसेसेस के बाद आप बैंकेबल डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं आपने पेशावर में अप्लाई किया है, लाहौर में अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया हुआ है। वहाँ पर जब हमारा, जिस तरह लाहौर में हमारे प्रोजेक्ट शुरू हैं, हमारा इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट शुरू है, पेशावर में प्रोजेक्ट शुरू है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है वहाँ हम आपसे रब्ता करते हैं कि आप बैंकेबल हैं, आपने हमसे रिक्वेस्ट की हुई है, यहाँ घर बन रहा है, आर यू स्टिल विलिंग टू टेक दिस होम। व्हेन यू गिव योर कॉन्सेंट तो इमीडिएटली आपको घर अलॉट हो जाता है और आपके नाम से एक एस्क्रो अकाउंट बन जाता है जिसमें हुकूमत की तरफ से सब्सिडी और तमाम पैसे आ जाते हैं। अब आपका जो सवाल था, आपने सिर्फ अमाउंट जो कि 27 लाख मुकर्रर हुई है अर्बन एरिया में 5 मरले के घर के लिए, ये भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इसका 10% आपने जमा करवाना है, ठीक है। उसके बाद 3 लाख रुपए हर घर पे सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान जमा कराएगी। उसके बाद योर हेडेक इज ओवर, अब आप सो जाएं। जमीन का बनना, प्रोजेक्ट का डिजाइन होना, इमारत का बनना, फिनिशिंग होनी, A to Z ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और नाफडा इसको मॉनिटर करेगा। वंस योर हाउस इज कंप्लीटेड, वंस यू आर शिफ्टेड इन योर होम, देन बैंक विल कम टू यू कि और आप पहला इंस्टॉलमेंट उस वक्त देंगे जिस वक्त आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़, 20 से 40,000 के आपने लोगों की बात एज ऑफ नाउ, हाँ उसकी हम बात करते हैं। वो 20 से 40,000 पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो उनकी इनकम जो है कहीं पर पता ही नहीं लग रहा है कि ये इनकम है कि नहीं, कहाँ से आ रही है। अगर रिक्शा चलाने वाला है वो बेचारा कैसे बताएगा कि मेरी 20,000 इनकम है, 25,000 है, उसको कैसे चेक किया जा रहा है, कोई उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है। आई मस्ट अप्रिशिएट जी, ये भी आपने एक बड़ा कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी यही कंसर्न था कि एक बहुत बड़ा जो चंक है अवाम का, वो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल इनकम सेक्टर ना। आपका मोची है, रिक्शा चलाने वाला है, डेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है, सब्जी फरोश है, वो सब कुछ ना कुछ बेचारे कमाते हैं और सबकी ख्वाहिश और हक दोनों हैं कि उनको घर मिले। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
अब उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेफ्डा ने बड़ी एफर्ट के बाद एक मैकेनिज्म डिफाइन किया जिसे कहते हैं प्रॉक्सीज एंड एसेट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है वो किराए के घर में रहता है और पिछले 10 साल से वो अपने घर का किराया दे रहा है, तो आप इसको जज कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं ना कि ये अपने घर का इतना किराया दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के 3 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप स्कूल की फीसों से जज कर सकते हैं के बिल कि कहीं ना कहीं से यूटिलिटी बिल्स हैं, वेरी गुड। इस तरह आपके घर में कोई परचून की दुकान है जिसका माहाना खर्चा जाता है, तो ये वो 4-5 इसे कहते हैं प्रॉक्सीज, जिस पे आप एवेलुएट कर सकते हैं कि ये आदमी जो शायद इतना बैंकेबल नहीं है, वो इतना बैंक में तो नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं से कमाता जरूर है और ये प्रूफ है। इस तरह अगर आपका कोई एसेट है, कोई जद्दी एसेट है, ठीक है, आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है, आपकी कोई पुरानी पेरेंट्स ने कोई छोड़ी है, वो एसेट भी आपकी एक उसमें स्ट्रेंथ में काउंट हो सकता है और आपको कर्जा मिल सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गया जो आपने पूछा कि जी बिल्कुल बेचारे गरीब आदमी है। अब आप जैसे लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, और घर तो हमें भी चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, एक अच्छी तनख्वाह लेते हैं, 40,000 से ऊपर है, लेकिन क्या लाख रुपए माहाना लेने वाला यकमुश्त करोड़ रुपए का घर बना सकता है? उसके लिए टीयर 2 और टीयर 3 डिफाइन किए गए हैं। टीयर 2 में आप 5 मरले के घर के लिए सब्सिडाइज्ड मार्कअप पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 60 लाख रुपया मिल सकता है 5% पे, और अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है 7% पे, ठीक है। तो ये आसानी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के फजल से अच्छी तनख्वाह लेते हैं लेकिन एकदम इतना कैपिटल नहीं रख सकते और मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, ताकि उनको भी घर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो प्लॉट खरीद के घर बना लें, प्लॉट नहीं है, प्लॉट है, वो अपने प्लॉट के ऊपर घर बना लें। उनको कोई बना बनाया घर पसंद आ गया है, कोई बना बनाया अपार्टमेंट आ गया है, उसको मॉर्गेज करवाएं। देखा ना, मॉर्गेज की फैसिलिटी पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस कराई गई है वेस्टर्न वर्ल्ड के उसके ऊपर कि आप आएं और अपने घर बनाएं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने और बड़ी अहम गुफ्तगू थी, लोग सुनना चाहते हैं। यकीनन आपको इससे जो है फ़ायदा पहुंचा होगा इस गुफ्तगू से, और जो वो है 15 साल 20 साल का वो टाइम है, आप 10 साल 15 साल 20 साल आपकी मर्जी है, आप कितनी देर में वो लोन वापस करना चाहते हैं, जो हम टीयर 2 टीयर 3 की बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला है इकरा, स्पेशल जो है टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का क़याम मुल्क में नॉलेज इकॉनमी की जानिब एक अहम कदम है। अच्छा, ये जोन्स जो है मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और बरामदात के इजाफे में मदद फराहम करेंगे। टेक्नोलॉजी जोन्स का जो क़याम है वो आलमी सतह पर मुआशी तरक्की का बायस भी बनेगा। अच्छा, मुल्क में जो हैं वो 50 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए जाएंगे, लेकिन इनका आगाज़ इस्लामाबाद और सूबाई दारुल-खुलाफों से किया जा रहा है, जिसके बाद हम देखें मर्दान है, हरीपुर है, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। अच्छा, इनके क़याम से नौजवानों को रोज़गार और अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने का मौका भी मिलेगा, जबकि टेक्नोलॉजी जोन जो है पाकिस्तान की आला टेक बरामदात बढ़ाने में मदद भी फराहम करेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी आमिर हाशमी साहब। हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के क़याम की हम बात कर रहे हैं, इसका सर मकसद क्या है और इसका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कितना अहम किरदार होगा? जो टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये कोई इंशाल्लाह 10 बनाएंगे इस साल में जो खुल जाएंगे, और इनका जो मेन पर्पस है कि जो हम नॉलेज इकोसिस्टम कहते हैं एक कंट्री का, या नॉलेज इकोनॉमी जो कहते हैं जी, जो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में, वेस्ट में तो 60-70s में शुरू हुआ था, एशिया में ऑफ कोर्स 80s और 90s और लास्ट 20 years में बहुत टेक ऑफ हुआ। पाकिस्तान ज़रा इसमें लेट हुआ है, और उसमें होता क्या है कि आपके जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनोवेटर थिंकर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, और रिसर्च लैब्स होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज भी होती हैं, मगर बड़ी लार्ज कंपनीज भी होती हैं, बाहर से कंपनीज बहुत आती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स आते हैं, और जो स्टेट होता है वो जोन को स्पेशल लेजिस्लेशन देता है कि वो जल्दी से जीडीपी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये माशाल्लाह अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी ऑर्डिनेंस, अभी थोड़ी देर तक एक्ट भी बन जाएगा, टीम भी हो गई है, लैंड पार्सल्स गवर्नमेंट ने सिलेक्ट भी कर लिए जो अवेलेबल थे हर प्रोविंस में, इस्लामाबाद में भी, और वहाँ ये सारा हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम एक ही जगह में
प्रोडक्ट्स भी डेवलप करता है, सर्विसेज भी डेवलप करता है, एक्सपोर्ट। आप बात कर, आप तो इस अथॉरिटी के पहले चेयरमैन हैं, तो इस अथॉरिटी को बतौर एक इदारा आप कहाँ देखना चाहते हैं? इन द फ्यूचर तो शॉर्ट टर्म हम कहेंगे, एक साल में अगर शॉर्ट टर्म हम देखें, इंशाल्लाह इस साल चाहेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन तक कोशिश करेंगे लाने की इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और इनको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, दिस विल कम फ्रॉम वेरी लार्ज $1 बिलियन कंपनीज जो पाकिस्तान में कभी आई नीड टू सेट अप देयर रिसर्च सेंटर्स या शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स या डेटा सेंटर्स। वो हम पाकिस्तान इनवाइट नहीं कर सके। और क्यों आएंगी? ये जो इंसेंटिव्स दिए हैं हमने फॉरेन कंपनीज को, वो इतने लुक्रेटिव हैं कि हम कंपीटिंग रीजन में हमारे सबसे अच्छे, गवर्नमेंट ने इतना इंसेंटिवाइज करे इन लार्ज कंपनीज को, वो आके पाकिस्तान में सेटअप करे। ठीक है आमिर हाशमी साहब, बताइएगा टेक्नोलॉजी जोन्स इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ तामीर किए जा रहे हैं, और सीपैक और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का आपस में क्या ताल्लुक है? सीपैक तो ऑफ कोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और उसमें अपने पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। जोन्स में SEZ जो होता है उसमें डिफरेंस है। SEZs आर फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप अगर स्टील प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, आप अगर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं व्हीकल्स की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल होती है उसमें आपको जगह भी और चाहिए होती है, उसमें मशीनरी बड़ी डिफरेंट होती है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट। टेक्नोलॉजी जोन्स आर स्पेशलाइज्ड। और जो हमने मॉडल बनाया है पाकिस्तान में, वी ऑफ कोर्स स्टडीड, जो वेस्ट में भी होता है, आपने सिलिकॉन वैली का भी सुना होगा, आपने और कंट्रीज के एग्जांपल सुनेंगे, मगर जो हमने लिया है वो है सिटी ऑफ शेंजेन मॉडल एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कोरियन मॉडल्स। मॉडर्न हिस्ट्री में उनने बड़ा टेक ऑफ करा है। सो सीपैक में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगा, और इसमें भी STZs पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो बता दीजिएगा सर कि क्या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तर्ज पर काम करेंगे? नहीं, डिफरेंट होंगे ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाइक मैंने अभी एक्सप्लेन करा था आपको कि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड है। उनका लैंड मास भी होता है, उनके जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में होती है, बिकॉज प्रोडक्शन फैसिलिटीज और मशीनरी हैवी होती है। टेक्नोलॉजी में आपका सेटअप डिफरेंट होता है। टिपिकल IT वर्कर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स होते हैं, तो डिफरेंट स्कोप होता है, बट बोथ हैव स्पेशल लेजिस्लेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड पाकिस्तान में भी ये दोनों SEZs को भी स्पेशल लेजिस्लेशन मिली है और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के भी लेजिस्लेशन मिली हुई है। ठीक है, डिफरेंट स्कोप होता है इसका। बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने बातचीत की। हमें यहाँ पर लेना एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की, क्योंकि वो तो बेशुमार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ज़मीन जो है बड़ी ज़रखेज़ है, टैलेंट के हवाले से नया नया टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। और फरवा अली जो हैं वो भी एक उसी टैलेंट का एक हिस्सा है। फरवा अली की अगर बात करें ना, नहीं बात करते हैं फरवा की, फरवा से बात भी करेंगे। इकरा आप सोचो कि आप कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो ना, आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, और आप डॉक्टरी भी करते हैं और साथ आप एक और डिग्री भी कर लेते हैं, या डिग्री नहीं करते और आप दूसरे काम में बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, और आपको इंजीनियरिंग का भी सारा काम आता है। मतलब कि देखें ना, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें आपको आती हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं ना। कितनी हैरत वाली बात है। तो फरवा का भी मामला यही है। तो ये फैशन डिजाइनर, लेकिन बेहतरीन म्यूरल आर्टिस्ट हैं जिनके तौर पे इनको जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे। और म्यूरल आर्ट जो है उनमें वो आप कह लें कि दीवारों को साफ कर कर उन पर दीदा ज़ेब पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और जो फरवा है वो म्यूरल आर्ट के ज़रिए बदनुमा और गंदी जो दीवारें होती हैं जो कि लोग अक्सर कर देते
होते हैं उन पर ऐसा जादू जगाती है कि देखने वाला भी दंग रह जाता है कि यार क्या कमाल है। क्या बात है, ये एक आर्ट है और फरवा बड़े स्केल पर भी अब म्यूरल आर्ट बना चुकी हैं और जहाँ क्रेन्स मंगवाई जाती हैं जी, दीवारों पर काम करना पड़ता है। क्या बात है, नथिया गली हो, अताबाद झील हो, सुरंगें हों अताबाद झील की और कलमा चौक लाहौर हो, फन का मुजाहरा कर चुकी हैं। तो अब हम इतनी ज़्यादा सलाहियत फरवा अली काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनको फैशन डिज़ाइनर कहें, हम उनको म्यूरल आर्टिस्ट कहें, उनसे ही जानते हैं। क्या फरवा, अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या कहें पहले हम, मतलब कि म्यूरल आर्टिस्ट कहें या फिर फैशन डिज़ाइनर कहें, ऑलराउंडर कहें, क्या कहें? कॉल मी फरवा, दैट्स इट। अच्छा हाँ हमजा, वैसे मेरा ख्याल है चलो आप कर लो क्वेश्चन। मुझे तो हैरत हो रही है, हमजा को काफ़ी हैरत है। हमजा काफ़ी फैशन डिज़ाइनिंग से ये कैसे कोई लिंक बनता है दोनों चीज़ों का? लिंक बनता भी है। कैसे? व्हाइल स्टडीइंग फैशन डिज़ाइन, जो एक पोर्ट्रेट और ह्यूमन बॉडी की एनाटमी मैंने स्टडी की थी, वो मुझे बड़े स्केल पे काम करने में बड़ी हेल्प करती है प्रोपोर्शन वाइज। और फैशन डिज़ाइन में प्रोपोर्शन इज़ द की एलिमेंट जिसको हम स्टडी करते हैं कि डिज़ाइन में, ड्रेस में प्रोपोर्शन को ह्यूमन बॉडी पे किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, उसको म्यूरल आर्ट में लेकर आना, और आई हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग पेंटिंग्स बड़े स्केल पे एट स्कूल लेवल। इतने बड़े स्केल पे तो ऑब्वियसली नहीं की थी, लेकिन क्रेन पे चढ़ के तो क्रेन वाला तो ये तो एक अभी अनहोनी कह लें, ये एक दमी हुई है, डिस्कवरी थी ये एक मेरे लिए, खुद की भी अपने टैलेंट का एक डिस्कवरी किया था। पहले तो अननोन था फॉर मी एज वेल। अच्छा, कैसे किया और वो जो एक्सपीरियंस था आपको मुश्किल हुई, आपको पेश आई? अब क्रेन पे चढ़कर फरवा लगी हुई है जी ये ऐसे हुआ, पता नहीं था कि क्रेन पे चढ़ना पड़ेगा। इट वाज अ सरप्राइज, इट केम एज अ सरप्राइज। वो हुआ ही, पहला मैंने प्रोजेक्ट किया था नथिया गली का। वो मैंने वैसे ऑफिस में एज अ फैशन डिज़ाइनर ही अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो वो फेसबुक पे एक मैंने पोस्ट देखी थी कि रंग दे गलियात के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वो बहुत अच्छा पेंट हो गया था जो मेरा वाला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने टनल्स पेंट करवाने के लिए कॉल की, तो वहाँ जाके पता चला कि ये क्रेन के ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, 50 फीट में भी कराक्रम हाईवे है, आपकी गाड़ियाँ गुजरनी है, वहाँ आप रोक भी नहीं सकते ट्रैफिक, बस साइड पे क्रेन। मतलब हम कराक्रम हाईवे पे गुजर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर देखें कि म्यूरल आर्ट है, तो हम कहें कि ये तो फरवा ने बनाया है। क्या बात है। बिल्कुल अताबाद झील पे जो आपका मेन चेक पोस्ट के एफसी की चेक पोस्ट के पास दैट इज माइन। जबरदस्त, क्या बात है, छा गई है फरवा तो। अच्छा, अब उसके बाद वो क्रेन के ऊपर किया, वापस आए तो मॉल 1 से कॉल आई। मॉल 1 का जो आउटडोर कोर्ट यार्ड है, दैट इज आल्सो डन बाय माय। और फिर वहाँ पे स्वीट टूथ का एक रेस्टोरेंट है, उसका सारा इंटीरियर है आई पेंटेड। अब तो ये प्रोफेशनल हो गई है। यस, मैं बता रही हूँ आपको, कमर्शियली अब कमर्शियली कर रही है। फिर द वोक फैसलाबाद का आउटडोर कोर्ट यार्ड कमर्शियली जो है ना उससे वापस लेके आते हैं, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है? आप करते हैं। अच्छा, म्यूरल आर्ट पहले थोड़ा सा हमें बताएं कि ये एक्चुअली होता क्या है ना, और ये क्यों किया जाता है? म्यूरल इज अ टाइप ऑफ आर्ट जो आपको वॉल्स पे डिस्प्ले करते हैं, एंड इट्स बेसिकली ऑन लार्जर स्केल। और ये इसलिए किया जाता है कि इफ़ आई कंसिडरिंग माई नॉलेज, हिस्टोरिकली देखा जाए तो आपके यूरोपियन बड़े आर्टिस्ट जो थे उनको रेजिडेंसी मिलती थी कि आप किसी भी कोई कैसल मिलता था उनको, या कोई चर्चेज होते थे, जैसे आपके बहुत लियोनार्डो डा विंची वगैरह जो आर्टिस्ट, वो उनके वहाँ पे फ्रेस्कोस बनाया करते थे। तो इट एक्चुअली इनिशिएटिव फ्रॉम दैट, इनिशिएट वहाँ से हुआ था। तो करते करते फिर आपके यूरोप में, आपके अमेरिका में बहुत ज़्यादा म्यूरल आर्ट होता है बड़े स्केल पे, वो कमर्शियली करते हैं वॉल्स पे, दे डू इट रैंडमली। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं उस तरह से हुआ था इतना बड़े स्केल पे। अच्छा फरवा, जैसे आप तो हमजा भी बात हम लोग डिस्कस करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से एकदम म्यूरल आर्ट में आए, क्या शौक था कि मैं म्यूरल आर्ट की तरफ जाऊँ? मतलब क्या माइंड में आया कि आप इस तरफ आ गई? आपको बताया, एक इसी तरह था, ऑफिस में बैठी हुई थी, इवेंट था ना, इवेंट के पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद वो इंकरेजमेंट और एक खुद का एक स्किल ऐसा एक्सप्लोर हुआ, वो करने में मज़ा आया मुझे। हालांकि ये ज़्यादा पेंस्टेकिंग है, ये ज़्यादा इसमें एफर्ट है, इसमें क्रेन पे भी चढ़ना पड़ता है, फिजिकल है, इसमें क्रेन ज़्यादा लगती है, इसमें इंजरीज बहुत हो जाती हैं, इसमें हाथों में दर्द बहुत रहता है, उसके बाद शोल्डर्स। फैशन डिजाइनिंग चल रही है साथ साथ? बिल्कुल चल रही है, दोनों पैरेलल चल रही है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी और चीज़ें बताएं ना। आप देखें, हम अक्सर देखते हैं
कि एक दीवार है उसके ऊपर टनल बना दी गई है, गाड़ी आई है और आके उसमें लगी है, इस तरह का काम तो आप नहीं कर रही होती ना कि रास्ता और लोगों को लगे कि भाईजान ये तो इतना बेहतरीन है, कुछ इतने हकीकत के करीब तर होते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें तो नहीं बनाती। नहीं आई हैव अ प्लान ऑफ डूइंग उसको इल्यूजन आर्ट का, बट आई मीन लेकिन ऐसा वाला बिल्कुल इल्यूजन आर्ट डज एग्जिस्ट बिल्कुल, बट आई डू हैव अ प्लान ऑफ डूइंग दैट। अच्छा, क्या बात है। अब जो कजिन्स हैं उन्होंने देखा, दोस्तों सहेलियों ने देखा, टीचर्स ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुम तो कमाल करती हो, मेरे कमरे की एक दीवार जो है ना उसमें भी है, तो फिर क्या करती हैं, कैसे टालती हैं या कर देती हैं? ओके कर देती हूँ, फिर वो भी पता है टाइम नहीं मिलेगा और मुझे भी पता है। अच्छा ओके रिस्पॉन्ड नहीं करता। अच्छा ये अब आपको देख रहे हो कहते होंगे अच्छा तो ये हमारे साथ प्लान जो है ना करती है। सही है। अच्छा फरवर, जिस तरह से आपके फ्यूचर प्लान्स के हैं, आप मजीद कहाँ पर क्रेन पे चढ़कर करना है या जैसे भी करना है, किस तरह से करने का प्लान? अच्छा इन फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि इसको कंटिन्यू रखूँगी एज मच एज आई कैन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट साइड ऑफ आर्ट है जो एक्सप्लोर हुई है, तो आई वुड नॉट रियली वांट टू लीव इट। एक आइडेंटिटी मिली है इससे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द सिटी, द कंट्री, और इंटरनेशनली अगर इसको देखा जाए तो इट कैन अपहोल्ड द इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ डूइंग दिस कि आई कैन ऐड टू एडिंग अप अ बेटर नेम फॉर पाकिस्तान। बात है ये, देखें ना इस तरह का भी मतलब कि जज्बा लाजमी तौर पर होना चाहिए। अच्छा कोई घर वाले कहते हैं कि तुमने डिग्री क्या की थी, किस तरफ चली गई हो, तुम सिर्फ यही करो, या फिर नहीं वो कहते हैं कि नहीं तुम उसको छोड़ दो, तुम ये अच्छा करती हो तुम ये करो? नहीं, बचपन से करती आई हूँ, मामा की बड़ी सपोर्ट थी, पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट तो एंडलेस रही है मेरे लिए, तो दे आर हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन वो ऑफेंड भी होते हैं कि कभी चोट ना लग जाए, कुछ मिसहैप ना हो जाए, अपना ख्याल करो, लेकिन इवेंचुअली उनको पता है कि कर लिया। अच्छा कितना टाइम लगता है वैसे एक वॉल को करने में? अगर हम वॉल एक नॉर्मल वॉल ले लेते हैं, उसका साइज भी आप ही बता दें कि जो 7 days भी लग जाते हैं, 3 days भी लग जाते हैं, 2 days भी लग सकते हैं, और महीना भी लग जाता है। ठीक है। अच्छा एक रूम वॉल अगर पेंट करवानी हो किसी ने किसी ने तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 7 days मिनिमम, और डिपेंड करता है ना स्क्वायर फीट्स कितने हैं। अच्छा ये हम कर रहे हैं अच्छी बात है ना। कभी ऐसा भी होता है कि बना के जब एंड रिजल्ट देखा तो दिल किया कि फरवर निकल जाओ यहाँ से, बहुत बेहतर है। कभी ऐसा भी होता है या नहीं? भी जो क्लाइंट होता है उसकी तरफ से नहीं ऐसा नहीं हुआ। खुद को कुछ बेहतर भी हो सकता। हाँ वो तो होता है कि इससे भी बेहतर हो सकता था, बट जब आप इतनी एनर्जी लगा के एक चीज़ कर रहे होते हो ना, और आप हर अपना पिछला काम जब अगले के साथ उसको कंपेयर करते हो ना, तो आपको उसमें फ्लॉस खुद ही नज़र आते हैं और आने चाहिए। बिल्कुल आप परफेक्शनिस्ट तो उस तरह से नहीं हो सकते, आपको हमेशा एक प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। कुछ आइडियाज चाहिए होते हैं ना कि आपके अच्छा मुझे इसमें क्या करना चाहिए, वो आइडियाज कैसे आते हैं? उसके लिए स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसकी रिसर्च प्रोसेस है सारा, उसका थॉट प्रोसेस। इट कैन टेक 2 days, इट कैन टेक अ वीक। तो थॉट प्रोसेस के बाद ही उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर हम सभी इतना शानदार शाहकार जो ना हम लोग दीवारों पर फिर देखते हैं। अच्छा फरवर, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आप तो कर रही हैं, आपके साथ और भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं या फिर एक आप ही हम कहेंगे? इतने बड़े स्केल पे लड़की तो कोई भी नहीं। अच्छा इतने बड़े स्केल पे लड़की तो बिल्कुल भी कोई इतने बड़े स्केल पे सिंगल हैंडेड नहीं हैंडल कर रही इस चीज़ को। अच्छा अब टू माय नॉलेज ओके अब हमने ये देखा कि आपके अंदर एक फनकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, और शायद आपको उसका पता ही नहीं होता। कंपटीशन आया, कंपटीशन से हमें पता लगा कि नहीं फरवा का तो काम बहुत अच्छा है। वो बच्चे जो बेचारे डॉक्टर्स ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, हमने कोई और काम ही करना है क्योंकि ख़ानदानी काम ये है, तो उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट हो सकता है, बड़े चांसेस हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे करें कि नहीं मेरी असल फील्ड तो शायद ये है? एक्सप्लोरेशन जो है वो आई बिलीव इज एक्सपीरियंस से ही आती है। अब ये मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की तो एक्सप्लोर किया, दो आई न्यू के है मुझ में, लेकिन इतने बड़े स्केल का चैलेंज मुझे दिया गया और वो फिर मैंने उसको किया, टास्क पूरा किया, तो मुझे पता चला कि आई एक्सप्लोर दिस साइड। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी को ब्लाइंडली फॉलो कर लें तो वो आपको कहीं भी लीड कर जाएगी। ये प्लान करके सोच के मेरा नहीं ख्याल, अपना शौक छोड़े मत, छोड़े नहीं। और प्लस पेरेंट्स के लिए एक स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि
जो बच्चे में जो स्किल है ना उसको स्नब नहीं करें। हाँ। मेरे फादर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। अच्छा। वो खुद भी हैं, लेकिन उन्होंने मामा ने बहुत स्टैंड लिया कि इसको आर्टिस्टिक साइड इसकी मत दो, इसको बननी है। ये किधर लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट करती रहेगी और बैलेंस शीट्स बनाती रहेगी। हाँ, क्या करती रहेगी, इसको कैसे पता लगेगा ये लेजर अकाउंट है, क्या ट्रायल बैलेंस बन रहा है कि पता था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया फरवा, आप आई सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा। टैलेंट है पाकिस्तान में, वो हमने आपको दिखाया, बड़ा बेहतरीन किस्म का टैलेंट मौजूद है। और देखें, शायद किसी और फील्ड में चले जाते हैं, पता लगता है नहीं हम ये भी कर सकते हैं, तो उसको भी लाजमी तौर पर बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो बड़ा खूबसूरत काम कर रही है, ऐसे पूरी दुनिया में अपने ना पाकिस्तान में हम देखें तो रंग भर दिए उन्होंने, तो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। नौजवान जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, एप्रिसिएशन की, बिल्कुल। और अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका काम बड़ा अच्छा है, वो मज़ीद निखरता चला जाएगा। हमारे साथ बेहतरीन गुलकार मोहसिन अब्बास इस वक्त मौजूद है। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? जी दुआएं। अच्छा मोहसिन, गुलकारी का शौक़, हारमोनियम माशाल्लाह से आपने सामने रखा हुआ है, तो अब तो गिटार है, मुख्तलिफ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नौजवान उस तरफ जा रहे हैं और आप हारमोनियम लेकर। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन है गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। तो हमने वहाँ से कल्चर को प्रमोट करना, एक लेगेसी को प्रमोट करना, वहाँ से हमने सीखा है। तो यंग जनरेशन जो है दे आर टॉर्च बीयरर्स ऑफ कल्चर। तो हर कौम का कल्चर उसकी पहचान होता है, ये हमारे कल्चर की पहचान है, हारमोनियम बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के म्यूज़िक की। तो मैं सूफ़ी म्यूज़िक को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे बैंड का नाम सूफ़ी रॉक्स है। अच्छा जी। क्योंकि वो ज़रा रॉक्स आ जाएगा तो उसमें रॉक म्यूज़िक और सूफ़ी म्यूज़िक का कॉम्बो हो जाएगा। सुनने वालों के लिए ज़रा होगा कि अट्रैक्शन होगी, और सुन के तो मज़ीद अट्रैक्शन हो ही जाएगी, इसलिए हम मोहसिन को सुनते हैं। मोहसिन क्या सुना रहे हैं? मैं आपको सबसे पहला मैं कलाम सुनाऊँगा, एक कवर कलाम है, वो साईं ज़हूर साहब ने गाया हुआ, तो क्योंकि वहामद भी है थोड़ी सी, और बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। अल्लाहू 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 औखे पेंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां, दर जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। हाय औखे पेंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां, दर जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। फुल्ला वंगरी जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा, सरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा। है कख न छड़े देख वफावां इश्क दियां, औखे पेंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। क्या बात है मोहसिन, क्या बात है। बाकायदा तौर पर सीखे हैं, उस्ताद जी हैं, कब से सीख रहे हैं? मैं सर 2005 से सीख रहा हूँ। और मेरे पेरेंट्स
मेरे नाना जी उस्ताद खादम हुसैन, और उसके बाद मैं शागिर्द हुआ शाम 84 स्कूल ऑफ म्यूज़िक, शाम 84 घराने का, उस्ताद लताफ़त अली खान साहब। अच्छा, क्या बात। उनसे क्लासिकल की तालीम ली और गवर्नमेंट कॉलेज प्लेटफॉर्म था, एज अ स्टूडेंट वहाँ पे परफॉर्मेंसेस की, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल, वो सोसाइटी का हिस्सा होंगे तो यकीनन जो है वो फिर आपको मौके। मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ सोसाइटी का, और ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल्स आहिस्ता आहिस्ता। तो वो किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया था आपने? सर मैंने लिया था क्लासिकल वोकल में। क्लासिकल वोकल एज अ क्लासिकल सिंगर। अच्छा। तो अभी आप हमें और क्या चीज़ सुना रहे हैं? अब मैं आपको सुनाऊंगा एक आबदा जी की एक बड़ी खूबसूरत सा कलाम है आबदा जी का, यार को हमने जा बुझा। क्या बात है। ताना मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, हाँ मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। राती जागण करन इबादत ते राती जागण कुत्ते ते थी उचे, दर मालिक दा छड़ देना ही, दर मालिक दा छड़ देना ही, भावें सौ खावण जुत्ते ते थी उचे, उठ बुलिया उठ बुलिया चल यार मना लन ते बाजी ले गए कुत्ते ते थी उचे, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है मोहसिन, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स सर ये है कि अपना मेरा जो सूफी म्यूज़िक है उसको अराउंड द ग्लोब रिप्रेजेंट करना, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, ये दैट्स माय फ्यूचर गोल। क्या बात है मोहसिन, गुड लक आपको अपने गोल के लिए। बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है जी आपकी, और अब वीकेंड है, आप लोगों ने एंजॉय करना है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।